Good morning to all of you. Welcome to all in my class friend. This is Archana इकोनॉमी का जो प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स होम साइंस एंड जनरल स्टडीज से रिलेटेड ऑल द कंटेंट कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट राइट फ्रेंड्स। अभी लास्ट 2 और 3 वीडियो से कंटिन्यू मैं होम साइंस के हैंड रिटन नोट्स डाल रही हूँ एंड दिस नोट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। दैट्स वाई तो मैंने सोचा कि मतलब आई शुड प्रोवाइड यू राइट। सो एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, राइट नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए एंड वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए क्योंकि ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है एंड अर्चना इकोनॉमिका इकोनॉमिक्स होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ रिलेटेड ऑल द कंटेंट प्रोवाइड कराता है कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट राइट। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट एंड देखते हैं हैंड रिटन नोट्स होम साइंस गृह विज्ञान टीजीटी पीजीटी को फोकस करके तो बनाया गया है बट इसमें साइंस के सारे हैं ना, तो साइंस के किसी भी एग्जामिनेशन में जिसमें आप बैठते हो जिसमें बायो आता है आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं राइट। सीटेट के लिए उतना ही रिलायबल है राइट एंड ऑल काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस वन डे एग्जामिनेशन किसी भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो डियर ऑल लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था पाचन तंत्र ओके और आपसे प्रॉमिस किया था कि यहीं से हम जो है नया वीडियो स्टार्ट करेंगे, ये वाला वीडियो राइट। सो पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम मानव शरीर को जीवित रहने के लिए भोजन नितांत आवश्यक है, हम सभी जानते हैं। भोजन से अनेक प्रकार के पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, जल, विभिन्न प्रकार के विटामिन लेता है राइट। इन पोषक तत्वों द्वारा शरीर के विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत और शरीर के भीतर चलने वाली क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा मिलती रहती है। सभी उन्नत श्रेणी के सॉरी इट वाज बाय मिस्टेक जंतुओं में पाचन क्रिया के लिए पाचन अंग पाया जाता है राइट। आमतौर पर इनमें भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मुख होता है। क्लियर, चलो सरकार आगे चलते हैं। सो ये आपके पाचन तंत्र है ठीक। और अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन के लिए बड़ी आंत एवं गुदा होती है राइट। पाचन अंग मनुष्य का पाचन अंग आहार नाल मुख से शुरू होता है, मल द्वार पर समाप्त होता है। क्लियर, इसकी लंबाई 30 फीट होती है। आहार नाल के मुख्य भाग निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? आपका मुख गुहा होता है, बक्कल कैविटी जिसे बोलते हैं राइट। मानव में भोजन का अंतर्ग्रहण मुख के निचले हिस्से में जीभ होती है राइट। मुख यानी माउथ से प्रारंभ होता है भोजन का, नेचुरल से बात है, इनटेक हम फूड जो है मुख से लेते हैं। मुख गुहा के निचले हिस्से में जीभ होती है जो पीछे से जुड़ी एवं आगे से स्वतंत्र होती है। जीभ के ऊपर स्वाद ग्रंथियाँ, बहुत अच्छे से टंग वगैरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप वीडियोस को प्लीज़ स्क्रॉल कीजिए एंड जितने होम साइंस के वीडियोस हैं सारे आप देख डालो। होम साइंस का जनरल स्टडीज़ के भी वीडियो में साइंस का बायो वगैरह मतलब काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छी कंटेंट है आपके पास ठीक। तो प्लीज़ गो थ्रू होइए, तो ये आपकी तैयारी को मजबूती देगा राइट। कलिका ग्रंथियां स्वाद बनाती हैं। मुख गुहा की छत को तालु कहते हैं। तालु के पीछे नासिका छिद्र फेरिंक्स में खुलता है राइट। मुख गुहा दाईं व बाईं ओर से गालों से तथा सामने ऊपरी एवं निचले हाथों से घिरी रहती है। मुख गुहा में जीभ के चारों ओर दांत होते हैं। ये दांत 4 प्रकार के होते हैं, हर एक का अलग अलग कार्य होता है। मुख गुहा में 3 जोड़ी
लार ग्रंथियां भी होती हैं जो भोजन के कुचलने, पचाने और निगलने में मदद करती हैं, राइट। फिर आता है आपका ग्रास नली, ओएसोफेगस, राइट। फेरिंग्स के पीछे की ओर ग्रास फेरिंग्स पीछे की ओर ग्रास नली में खुलता है। ग्रास नली सकरे आकार की 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। यह गर्दन तथा वक्ष को पार करती हुई गुहा में जाकर आमाशय में खुलती है। आमाशय यानी स्टोमक, यह स्टमक जिससे बोलते हैं, राइट, स्टमक, यह उदर गुहा के अगले भाग में डायफ्राम के ठीक पीछे स्थित एक चौड़ी थैली होती है। आमाशय की लंबाई 30 सेंटीमीटर एंड चौड़ाई 10 to 120 सेमी होता है। क्लियर? पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। ठीक, और प्रायः पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में आमाशय पतला एवं छोटा होता है। खाली रहने पर यह अपेक्षाकृत छोटा दिखता है, पर भोजन से भरे रहने पर यह फूली हुई थैली के समान हो जाता है। देखते नहीं हो, खाना खाते तो आपका पेट फूल आता है राइट। और अगर खाना नहीं देती है मम्मी, भूख लगी रहती है या फास्टिंग आपका होता है, कैसे एकदम पेट एंड पेट जो है एक हो जाता है। क्लियर? चलो बड़ी आगे बड़ी आंत के बारे में था बेटा। ये जो है आमाशय की दीवार मोटी होती है। आमाशय की दीवार में भीतर की ओर बहुत बड़ी संख्या में आमाशयिक या जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों से जठर रस, गैस्ट्रिक जूस का स्राव होता है, राइट। इन जठर रसों में श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम प्रोटीएज अथवा पैप्सिन और दूध फाड़ने वाला रेनिन, पित्तरस आदि पाए जाते हैं। आमाशय से अधपचा भोजन फाइलोरिक वॉल्व को खोलकर छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत, स्मॉल इंस्टेंटाइन, राइट। मनुष्य की छोटी आंत लगभग 21 फीट लंबी नली जैसी रचना होती है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है, डियोडिनम या ग्रहणी, जेजनुम या इलियम, डियनम, राइट। आमाशय के बाद का छोटी आंत का प्रारंभिक भाग है जो यू आकार का होता है। इसमें पित्त वाहिनी, बाइल डक्ट होती हैं, राइट, तथा अग्नाशय वाहिनी अलग अलग खुलती हैं। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। जेजुनम 8 फीट लंबी तथा कुंडलित भाग है। इलियम सबसे अधिक लंबा, जिसकी लंबाई 12 फीट होती है, यह भी कुंडलित होती है। छोटी आंत की भीतरी सतह पर अनेक आंत्र ग्रंथियां होती हैं। पॉइंट शुड बी नोटेड, राइट। आंत्र रस को स्रावित करती हैं। आंत्र की भीतरी सतह पर उंगली के आकार के अनेक उभार दिखाई देते हैं, जिन्हें विलाई या रसांकुर कहते हैं। यह पचे भोजन के अवशोषण में मदद करता है। इलियम की भीतरी सतह पर विलाई के बीच में लसिका ग्रंथिका के समूह पाए जाते हैं, जिसे पेयर की पटरियां कहते हैं। यह बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती हैं। छोटी आंत में पचे भोजन का शोषण, अनपचे भोजन का पाचन दोनों क्रियाएं होती हैं। छोटी आंत बड़ी आंत में खुलती है। क्लियर सरकार? चलो इसे इन भागों में बांटा जाता है। सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम नीचे अवशोषी अंग अपेंडिक्स पाया जाता है, राइट। सीकम के नीचे एक अवशोषी अंग अपेंडिक्स पाया जाता है। नाम कभी सुना होगा, किसी को अपेंडिक्स का प्रॉब्लम था तो जो है उसका ऑपरेशन कराया गया अपेंडिक्स का। नाम ये चीज़ें सुनी होंगी आपने, नहीं सुनी है जान जाओ, ठीक है ना। कोलोन की दीवार बाहर की ओर
छोटी छोटी थैलियों के रूप में फूली रहती है। यह गुदा एनस से होकर बाहर खुलती है। कोलोन में अपच भोजन से अतिरिक्त जल को अवशोषित किया जाता है। मलाशय या रेक्टम बड़ी आंत का अंतिम भाग है, राइट, जो मल को जमा रखने एवं निकालने का काम करता है। इसकी लंबाई 13 to 16 सेंटीमीटर होती है। क्लियर? चलो, यकृत यानी हमारा लीवर, ठीक, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड, ठीक। सबसे बड़ी ग्रंथि बॉडी की क्या है? हमारा लीवर है। यह आहार नाल से संबंधित पाचक ग्रंथि है। यह उदर गुहा के ऊपरी भाग के दाहिनी ओर स्थित होता है। इसका वजन 1.5 से 2 किग्रा होता है। यह गहरे घूसर रंग का होता है। इसमें दो मुख्य पिंड लोब्स होते हैं, बायां तथा दायां पिंड। इन दोनों लोब्स के बीच नाशपत्ती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है जिसे पित्ताशय या गॉल ब्लैडर कहते हैं। पित्ताशय में यकृत द्वारा स्रावित पित्त संचित होता है। डियोडिनम में भोजन आने पर पित्ताशय सिकुड़ता है, जिसे पित्त निकाल कर डियोडिनम में चला जाता है। यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तीव्र कर देता है। इसके अतिरिक्त यकृत कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन उपापचय में भी भाग लेता है। शरीर में उत्पन्न जीव यानी जीव विषों, राइट, टॉक्सिन्स को निष्प्रभावी कर शरीर की रक्षा करता है, राइट। यकृत के कार्य कौन से हैं? रक्षात्मक कार्य। यकृत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है शरीर में प्रोटीन के पुष्टि भवन यानी पुट्टी फंक्शन, राइट, के द्वारा उत्पन्न विषैले पदार्थों को नष्ट कर शरीर की रक्षा करना है। यही कारण है कि शरीर से लीवर को निकाल देने के 24 घंटे के अंदर जीव की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि यकृत की अनुपस्थिति में शरीर में अमीनो एसिड जो है बनता है, राइट, और जो हानिकारक जूस वगैरह होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एसिड्स वगैरह होते हैं, उनको जो है ये उनके विष को मतलब समाप्त कर देता है, राइट। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत ग्लाइकोजन का निर्माण एवं संचय भी करता है, जो संचित पोषक तत्वों के रूप में यकृत में जमा होते हैं। रक्त के विभिन्न अवयवों को जब ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है तो यकृत ग्लाइकोजन को खंडित कर इसकी पूर्ति भी कर देता है। इस प्रकार यह शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित रखता है। प्रोटीन उपापचय। यकृत प्रोटीन उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है। शरीर में प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप कई नाइट्रोजनीय पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि भी उत्पन्न होते हैं। अमोनिया विषैला पदार्थ है जिसे यकृत यूरिया में परिवर्तित कर देता है। इसके अतिरिक्त यह प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में भी परिवर्तित कर देता है। रक्त में उपस्थित फाइब्रिनोजन का निर्माण भी यकृत में ही होता है। रक्त में उपस्थित हिपैरिन जो रक्त को जमने से रोकता है का निर्माण भी यकृत में ही होता है। क्लियर? अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। अग्नाशय शरीर में यकृत के बाद सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी यकृत है, लीवर है, और उसके बाद जो हमारी पैनक्रियाज है, राइट। यह जिसे अग्नाशय बोलते हैं, यह आमाशय तथा डियोडिनम के बीच स्थित होता है। इसका वजन 60 ग्राम होता है। क्लियर? यह 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा है। 2.5 to 3 सेमी यानी 2.5 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक ही साथ अंतःस्रावी नलिका वाहिनी और बहिर्स्रावी नलिका युक्त दोनों प्रकार की ग्रंथि है, राइट। इसका एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस
कहा जाता है। ठीक, चलो आ जाओ। तीनों प्रकार के मुख्य भोजन पदार्थों को पचाने की क्षमता होती है। ठीक, इसलिए इसे पूर्ण पाच्य रस भी कहते हैं। इसमें मुख्यतः 5 एंजाइम होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं? एंजाइलेज, ट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, लाइपेज तथा माल्टोज, राइट, एंड रेनिन। इसमें एमाइलेज और माल्टेज कार्बोहाइड्रेट को, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तथा लाइपेज वसा को पचाता है। पाचन में एंजाइम की भूमिका। भोजन का पाचन बिना एंजाइम की सहायता के संभव ही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम को कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम, वसा के पाचन में सहायक एंजाइम को वसा पाचक एंजाइम या लाइपेज, और प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को प्रोटीन पाचक एंजाइम या प्रोटीएज कहते हैं। मुख्य में केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन नामक एंजाइम द्वारा माल्टोज शर्करा में होता है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन आंशिक रूप से पेप्टाइड और पेप्टोन में जठर प्रोटीएज के द्वारा होता है, जिसे पेप्सिन भी कहा जाता है। अग्नाशयिक रस में कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम एमाइलेज पाए जाते हैं। वसा पाचक एंजाइम लाइपेज और प्रोटीन पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन होते हैं, जो क्रमशः कार्बोहाइड्रेट का माल्टोज में, वसा का वसा अम्ल में, ग्लिसरॉल अम्ल और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन का प्रोटीओजेज और पेप्टोन में पाचन करते हैं। आंतरीय रस। सैकस एंटीकरण में भी शर्करा पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार की शर्कराओं का पाचन ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में करते हैं, जैसे माल्टोज का पाचन माल्टोज तथा ग्लूकोज में, लैक्टोज दुग्ध शर्करा का पाचन ग्लूकोज तथा ग्लैक्टोज में, और इन्वर्टेज चीनी का पाचन ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में करते हैं। ये चीज़ें 3-4 बार पढ़ के याद कर लेना, ठीक है ना। प्रोटीन का पाचन एंजाइम तथा इरेप्सिन, प्रोटीओनेज, पेप्टोन का पाचन का सरलतम उपाय है। आगे ठीक, रुको, फिर आगे आपका सिक्रिटिन या हार्मोन स्राव है, राइट। यह हार्मोन अग्नाशय को उत्तेजित कर अग्नाशयी रस के स्रावण को नियंत्रित करता है। एंटोरोगेस्ट्रान, यह हार्मोन आमाशय में पहुंचकर जठर ग्रंथियों के स्राव तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रियाशीलता को रोकता है। पेनक्रियाजोइमिन, यह हार्मोन अग्नाशयी रस के एंजाइम के स्रावण को उत्तेजित करता है। कोलिसिस्टोकाइनिन, में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, कोई बात नहीं। काइनिन, यह हार्मोन पित्ताशय में पहुंचकर उसकी दीवारों में संकुचन पैदा करता है, जिसके फलस्वरूप पित्त ग्रहणी में पहुंचता है। एंट्रोकाइनेज, यह हार्मोन आंत की दीवार में स्थित आंत ग्रंथियों को उत्तेजित करके आंतरीय रस के स्राव को नियंत्रित करता है। पाचन क्रिया क्या होती है बेटा, सभी जानते हैं ना। मनुष्य में पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। मतलब पाचन क्रिया मुख से ही प्रारंभ हो जाती है और छोटी आंत तक जारी रहती है। भोजन के मुख में लेने के बाद उसे आंतों द्वारा दिमाग खराब हो रखा है, कुछ भी बोले जा रहे हैं, मतलब कुछ भी दांतों द्वारा पीसा एवं चबाया जाता है। मुख में स्थित लार ग्रंथियों के स्रावित लार में यह पिसा भोजन
अच्छी तरह से सन जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन यहीं से प्रारंभ होता है। अब यह भोजन जीभ द्वारा लोएसोफेगस ग्रसिका में ठेल दिया जाता है, राइट। कार्बोहाइड्रेट जहाँ से यह आमाशय में पहुँच जाता है, आमाशय में पहुँचा भोजन जीभ द्वारा जठर रस से मिलकर अर्धतल लुगदी के रूप में बदल जाता है। आमाशय में मुख्यतः प्रोटीन का पाचन सरल अणुओं में होता है। अब भोजन आंत के अगले हिस्से अर्थात ग्रहणी या डिनम में पहुंचता है। शुद्ध साहित्यिक हिंदी है। अच्छी बात है ना। चलो, एक्चुअली काफ़ी टाइम हो गया ना कि प्योर हिंदी मीडियम से थोड़ा सा, अभी इंग्लिश मीडियम में आप जब कदम रख लेते हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो, तो टाइम तो लगता ही है। बट ऐसा नहीं है कि नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। दोनों लैंग्वेज बराबर है। अच्छा, ऊपर का कुछ कट गया है बेटा। बिलाई में मौजूद रक्त कोशिकाएं बिलाई से भोजन को अवशोषित कर युक्त परिसंचरण में डाल देती हैं। रक्त परिसंचरण द्वारा पचा हुआ भोजन शरीर की सारी कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है। अनपचा भोजन कोलोन में पहुंच जाता है। वहां से यह मल के रूप में रेक्टम और गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। पाचन क्रिया एक लंबी प्रक्रिया है। भोजन 3 से 5 घंटे आमाशय में रहता है और फिर लगभग 4 घंटे छोटी आंत में रहता है। सही है। इस पूरी प्रक्रिया में भोजन का पाचन मुख्यतः आमाशय और छोटी आंत में, बचे हुए भोजन का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। मतलब भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में होता है, राइट। दांत, हमारे टीथ आ गए। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं बेटा। मनुष्य के जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं। जन्म के समय बच्चों के दांत नहीं होते हैं। लगभग 3 साल की उम्र तक बच्चों के सभी दूध के दांत निकल जाते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है। यह कमज़ोर होते हैं। 6-7 वर्ष तक ये सारे दूध के दांत होते हैं। उनकी जगह स्थायी दांत निकलते हैं। एक वयस्क में स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। इनसाइडर, राइट। इसमें क्या बोलते हैं, पकड़ने और कुतरने के दांत, ठीक। इनसाइडर में कैनाइन, चीरने फाड़ने वाले दांत। प्री मोलर यानी कुचलने पीसने वाले दांत। मोलर यानी कुचलने पीसने वाले दांत, ये भी होते हैं, राइट। तो प्री मोलर, मोलर जो है कुचलने पीसने वाले दांत होते हैं। कैनाइन चीरने फाड़ने वाले होते हैं, राइट। और इनसाइडर क्या होते हैं, पकड़ने और कुतरने वाले दांत होते हैं। क्लियर। चलो आ जाओ। प्रत्येक जीवित प्राणी में उपापचयी क्रिया होती है, ठीक। उपापचय क्रिया 2 प्रकार की होती है। प्रथम क्रिया को उपचय कहते हैं। इसे निर्माण क्रिया भी कहा जाता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न उपयोगी पदार्थ बनते हैं, जिसका शरीर क्रियाओं में उपयोग होता है। दूसरी क्रिया अपचय कहते हैं। पहला क्या हो गया, उपचय, दूसरा अपचय, ठीक। इसे विघटन की क्रिया भी कहते हैं। अपचय क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है। कुछ अवशिष्ट पदार्थ शेष रह जाते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को जीवित कोशिका पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, ठीक। इनका शरीर में अधिक देर तक रहने पर भी उपापचय की क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से निष्कासन ही उत्सर्जन कहलाता है, राइट। जो मलमूत्र हम परित्याग करते हैं, राइट। जिन अंगों द्वारा ये अपशिष्ट पदार्थ शरीर के बाहर निकाले जाते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं, ठीक। उत्सर्जी अंग हमारे कौन कौन से हैं बेटा, जो अंग शरीर के अपशिष्ट या वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। मनुष्य के उत्सर्जी अंग निम्न है। वृक्क है, किडनी, यह मानव में नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन करने वाला मुख्य अंग है, राइट। त्वचा भी उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य करती है। त्वचा स्वेद ग्रंथियाँ
जल में घुलित उत्सर्जी पदार्थ, राइट, यूरिया, लवण आदि का निष्कासन त्वचा की बाहरी सतह द्वारा करती है। यकृत उत्सर्जी अंग है, राइट। यह कोशिकाओं के अंदर ही अमीनो एसिड से यूरिया बनाता है। इस तरह यकृत भी उत्सर्जन में सहायक होता है, राइट। फिर हमारे जो है मलमूत्र त्याग करने के, जो यूरिन डिस्चार्ज करना एंड आपका फ्रेश होते हो, राइट, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, ये सभी होते हैं। उदर गुहा में कशूरकी दंड दोनों ओर एक जोड़ी वृक्क स्थित होता है। यह गहरे लाल रंग का सेम के बीच के आकार का होता है। किडनी जो हमारा होता है, राइट, लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा, 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। ये फैक्ट्स याद कर लेना, फैक्ट्स के क्वेश्चन बहुत बनते हैं, राइट, स्पेशली फॉर टीजीटी, राइट, एंड स्टेट टैट एग्जामिनेशन, यूपी टैट, बिहार टैट, जो टैट एग्जामिनेशन इनसे फैक्ट सीधा सीधा पूछे जाते हैं बिना लाग लपेट के। वृक्क की बाहरी सतह कन्वेक्स उन्नतोदर तथा भीतरी सतह कंकेव, राइट, नतोदर होता है। प्रत्येक वृक्क संयोजी ऊतक अरेखित पेशियों से बना होता है। एक पतले कैप्सूल के द्वारा बाहर से ढका रहता है। वृक्क 2 भागों में बटा रहता है। बाहरी भाग कार्टेक्स और भीतरी भाग मेंडुला कहलाता है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन को वृक्क की कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। नेफ्रॉन आपस में एक दूसरे से संयोजी ऊतक द्वारा जुड़े रहते हैं। रक्त वाहिनियों तथा उनकी कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन एक दोहरी दीवार वाली प्याली जैसी रचना से घिरी होती है, जिसे बोमैश कैप्सूल कहा जाता है। इसके अंतर्गत रक्त कोशिकाओं का एक घना जाल मौजूद रहता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। बोमैन कोश ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से मालपिधियन कोश यानी मालपिधियन कैप्सूल कहते हैं। नेफ्रॉन लंबी और कुंडलित होती है, जिसके 3 भाग होते हैं। समीपस्थ कुंडलित नलिका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड प्यूब्यूल, राइट। दूरस्थ कुंडलित नलिका डिस्टल कन्वोल्यूटेड प्यूब्यूल। हेनेल का लूप या चक्कर। वोमैन कोश के पीछे समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है, जो वृक्क के कार्केक्स में फैली होती है। फिर यह एक पतली सीधी यू आकार की होती है, राइट, हेनेल का लूप बनाती है। आसपास की कई दूरस्थ नलिकाएं सीधी होकर संग्रह वाहिनी यानी कलेक्टिंग डक्ट में खुलती हैं। संग्रह वाहिनी पेल्विस मूत्र नली से जुड़ी होती है। प्रत्येक वृक्क में रक्त वृक्क धमनी रीनल आर्टरी द्वारा पहुंचता है। वृक्क धमनी के अंदर छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। इन शाखाओं से अभिगामी धमनियाँ एफेरेंट आर्टरियोल्स निकलती है। प्रत्येक वोमेन कोश में एक अभिगामी धमनियाँ घुसती हैं तथा कोशिकाओं का गुच्छा बनाती हैं, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस कोशिकाएं जुड़कर अपगामी धमनियाँ यानी इफेरेंट आर्टरियोल बनाती हैं, जो वोमेन कोश से बाहर निकल जाते हैं और बार बार विभाजित होकर वृक्क नलिका के चारों तरफ उसे लिपटी हुई कोशिकाओं का एक जाल बनाती हैं। ये कोशिकाएं मिलकर शिरका वेन्यूल बनाती हैं और वृक्क की सभी शिरकाएं जुड़कर वृक्क शिरा यानी रीनल वेन बनाती हैं, जो रक्त को वृक्क से बाहर ले जाती हैं। वृक्क के भीतर शरीर में रक्त ही
एकमात्र परिवहन का माध्यम है जिसके द्वारा पोषक तत्वों के परिवहन के साथ साथ उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन होता है। जहाँ एक और रक्त से उत्सर्जी पदार्थों को हटाना आवश्यक है, वहीं रक्त में आवश्यकता अनुसार पोषक तत्वों को भी बनाए रखना आवश्यक है, और ये दोनों ही कार्य वृक्कों के अंदर नेफ्रॉन द्वारा संपन्न होते हैं। रुधिर से उत्सर्जी पदार्थों को 2 चरणों में हटाया जाता है, निस्पंदन, पुनरावशोषण। निस्पंदन यानी फिल्ट्रेशन, निस्पंदन जिसे बोलते हैं, ठीक है। निस्पंदन, फिल्ट्रेशन, यह क्रिया ग्लोमेरुलस में संपन्न होता है। ग्लोमेरुलस एक छन्नी यानी फिल्टर की बात होती है। क्लियर? यह क्रिया इसी प्रकार उच्च दाब पर संपन्न होती है। उच्च दाब में छानने की इस क्रिया को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा रक्त के प्लाज्मा से ग्लोमेरुलस द्वारा विभिन्न घटक छान लिए जाते हैं। प्लाज्मा से जल, ग्लूकोज, मिनरल, लवण आदि छान लिए जाते हैं। केवल रक्त कोशिकाएं और प्लाज्मा प्रोटीन नहीं छन पाती। छने हुए द्रव को निस्पंदन या फिल्ट्रेट कहते हैं। यह निस्पंद वोमेन कोश की गुहा में जमा होकर नेफ्रॉन की नलिका में चला जाता है। इस प्रकार चयनात्मक निस्पंदन को ही डायलिसिस कहते हैं, राइट। प्रत्येक ग्लोमेरुलस या एक डायलिसिस थैली का काम करती है, राइट। पुनरावशोषण, रीऑब्जर्वेशन, निस्पंद नेफ्रॉन की विभिन्न नलिकाओं से गुजरता है, परंतु वोमेन कोश में छानने के बाद रक्त नेफ्रॉन के बाहर मौजूद कोशिकाओं के जाल से होकर प्रभावित होता है। नेफ्रॉन की विभिन्न नलिकाओं से गुजरते वक्त निस्पंद में मौजूद अनेक लाभदायक तत्वों को नलिकाओं के चारों ओर मौजूद रक्त कोशिकाओं द्वारा पुनः सोख कर रुधिर परिसंचरण में लौटा दिया जाता है। इसी क्रिया को पुनर्अवशोषण कहते हैं। निस्पंद से अधिकांश जल का अवशोषण परासरण द्वारा होता है। अन्य अवशोषित होने वाले लाभदायक तत्व हैं ग्लूकोज, विटामिन, हार्मोन, मिनरल, लवण आदि। पुनरावशोषण के बाद कभी कभी नलिका की कोशिकाओं से कुछ उत्सर्जी पदार्थ स्रावित होते हैं जो फिल्ट्रेट में मिल जाते हैं। इसे ट्यूबुलर श्रवण कहते हैं। इस फिल्ट्रेट को मूत्र या यूरिन कहते हैं, जो नेफ्रॉन से वृक्क पैल्किस में जाता है और फिर वृक्क पैल्किस से मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में एकत्र हो जाता है, जहां मूत्र मार्ग द्वारा अपना बाहर निकल जाता है, राइट। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का दाब कुबका में 40 mmHg होता है, जबकि शिरा कोशिका में 46 mmHg होता है। फलतः कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण शिरा कोशिका कुबका की ओर होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के विसरण की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। फेफड़े के समान ही गैसीय विनिमय ऊतकों में भी होता है। ऊतकों में सक्रिय उपापचय के फलस्वरूप कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से रुधिर में विसरित हो जाते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा रुधिर में अधिक होती है। फलतः यह रुधिर के ऊतक की ओर कोशिकाओं में विसरित होती है। ऑक्सीजन मानव शरीर में ऑक्सीजन के अभिगमन का क्रमशः फेफड़े, रुधिर और ऊतक द्वारा होता है। क्लियर? इस प्रकार मानव शरीर में गैसों का विनिमय या आदान प्रदान भौतिकी विसरण सिद्धांत के अनुसार होता है। क्लियर? पाचन तंत्र, ये कैसे आ गया भैया?
ये फिर से आ गया क्या? अरे ये, ओहो, तभी तो आई वॉज थिंकिंग ये बीच में कहाँ से टपक गया। ये बेटा पेज आ गया वापस, ठीक है ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ, ग्रास नदी, इसे हम पढ़ चुके हैं। छोटी अरे ये पढ़ चुके हैं, ऑब्जर्वेशन, यहाँ से हमें पढ़ना था। क्लियर सरकार, इट्स ओके। ये पेजेस मतलब दोबारा आ गए, कोई बात नहीं, ठीक। हाँ, यूरिन डिस्चार्ज यही हम पढ़ रहे थे, राइट। अब यूरोफ्राम नामक वर्णक के कारण होता है। एक सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन करीब 1000 मिलीलीटर से 1800 मतलब 1000 से 1800 राइट मिलीलीटर मूत्र बनता है। सामान्यतः मूत्र की मात्रा मनुष्य द्वारा ग्रहण किए गए जल की मात्रा, भोजन की प्रकृति आदि पर निर्भर करती है। एक सामान्य व्यक्ति के मूत्र का संगठन निम्न अनुसार होता है। मूत्र का रासायनिक संगठन देख लो बेटा, मूत्र का रासायनिक संगठन। पानी 96% पानी होता है, यूरिया 2% होता है, ग्लूकोज अनुपस्थित होता है, ठीक। सोडियम आयन यानी Na प्लस 0.4 होता है। क्लोराइड आयन Cl माइनस 0.7% होता है। पोटेशियम आयन यानी K प्लस 0.15% होता है। सल्फेट आयन 5 माइनस यानी 0.18% होता है। मैग्नीशियम आयन यानी Mgt 0.006% होता है। यूरिक एसिड यानी 0.05% होता है। क्रिएटिन 0.075% होता है। पेशी तंत्र, मसल्स, प्रत्येक मानव शरीर में मांसपेशियां पाई जाती हैं। इन्हीं के द्वारा शरीर में गति होती है। मांसपेशी कोशिकाएं कुछ लंबी चौड़ी चपटी तर्क रूपी होती हैं, राइट। मांसपेशियों के लचीली होने के कारण इसमें संकुचन और शिथिलन के गुण पाए जाते हैं। शरीर की सारी पेशियों को 2 भागों में बांटा जाता है, ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी। क्लियर सरकार, हो गया क्या हमारा? नहीं, एक काम करें, थोड़ा सा हम स्टॉप कर दें, फिर यहीं से हम आएंगे, राइट। सो डियर ऑल, इट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे तुरंत आते हैं। एंड चैनल पे अगर आप नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, राइट। एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, सो दैट कोई भी नया वीडियो अपलोड हो, नई चीज़ें आएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। एंड अर्चना इकोनॉमिका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड कराता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड। जनरल स्टडी में सारी चीज़ें आ जाती हैं, हिंदी एंड इंग्लिश ऑल्सो, राइट, ठीक। तो इससे रिलेटेड ऑल द कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो डियर ऑल, इट वाज ऑल अबाउट दिस, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मदमस्त रहिए, राइट। दुनिया को भेजो तेल लेने, राइट। दुनिया गई तेल लेने।